फिर अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। अल्टर F1 से कंपनी बाहर चलते हैं, सी प्रेस करते हैं, एक कंपनी अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। चलिए, हम आपको बता रहे थे एसेट परचेज करने की एंट्री। संपत्ति खरीद रहे थे अपन। देखिए, संपत्ति खरीदने के लिए सबसे पहले अपन उसका लेजा बनाते हैं ALC से। जो भी एसेट आप परचेज कर रहे हैं, संपत्ति मतलब एसेट है, जो भी एसेट आप परचेज कर रहे हैं सबसे पहले आप उसका लेजा बनाइए ALC से। आप यहाँ पे नाम देंगे, जैसे अपन परचेज कर रहे हैं फर्नीचर, आपने यहाँ पे डाला फर्नीचर अकाउंट। अंडर में फर्नीचर किसमें आ जाएगा? फील्ड असेट में। अंडर में आप इसे डालेंगे फील्ड असेट में, एंटर करके सेव। इतना कर लेंगे आप। एसचिप से अपन बेच चलते हैं। एसचिप की का यूज आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब वाउचर एंट्री के लिए आप वी प्रेस करेंगे। अपन क्या परचेस कर रहे हैं? असेट, संपत्ति खरीद रहे हैं। अगर संपत्ति नगद खरीदते हैं तब आपको एंट्री करना है पेमेंट वाउचर में। नगद संपत्ति खरीदते हैं तब एंट्री किसमें करते हैं? पेमेंट वाउचर में। संपत्ति खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है? संपत्ति आ रही है और कैश जा रहा है। जैसे अपन फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो बाय में क्या आ जाएगा? फर्नीचर। अकाउंटिंग का रूल है, जो चीज बिजनेस में आती है उसे बाय करते हैं, जो बिजनेस से जाती है उसे टू करते हैं। बाय में आपने लिखा फर्नीचर, अमाउंट डाल देंगे। जैसे माना अपन 50,000 का फर्नीचर खरीद रहे हैं, अमाउंट डाल दिए 50,000। टू में आ जाएगा कैश, नगद है, टू में क्या आ जाएगा? कैश। नरेशन डाल देंगे, बीइंग फर्नीचर ऑन बीइंग फर्नीचर परचेज बाय कैश। ठीक है, एंटर करके सेव। इतना क्लियर है? इतने में कोई डाउट नहीं? अगर यही संपत्ति अपन उधार परचेज करते हैं, अगर ये फर्नीचर आप उधार परचेज कर रहे हैं, तब एंट्री आपको किसमें करना है? F7 से जनरल वाउचर में। क्यों? क्योंकि उधार खरीद रहे हैं, इसमें कैश का लेन देन नहीं हो रहा, तो एंट्री किसमें करेंगे? जनरल वाउचर में। अब बाय में क्या आ जाएगा? फर्नीचर। फर्नीचर उधार खरीदे चाहे नगद, बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर का नाम किसमें आएगा? बाय में। अमाउंट डाल दिया अपन ने 25,000। अब टू में क्या आ जाएगा? नगद खरीद रहे थे तब बिजनेस से कैश जा रहा था, तो टू में अपन ने क्या लिखा था? कैश। अब उधार है तो टू में आप उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिससे अपन उधार फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। अल्टर प्लस सी से उस पर्सन के नाम से लेजा बना लेंगे। जैसे माना श्याम से, आपने यहाँ लेजा बनाया श्याम्स अकाउंट। श्याम्स अकाउंट अंडर में आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स में। क्लियर है? एंटर करेंगे, यहाँ पे अपन डाल देंगे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने दिन बाद अपन पेमेंट कर देंगे। एंटर करके सेव। एंट्री क्या हो जाएगी? बाय फर्नीचर अकाउंट टू श्याम्स अकाउंट। एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे, नरेशन आप डाल देंगे बीइंग फर्नीचर परचेस ऑन क्रेडिट। ठीक है, एंटर करके सेव। क्लियर? इतना? इतने में कोई डाउट है आपको? चलेंगे अब आप देखिए, अपन एस्केप की से बैक चलते हैं। एस्केप की का यूज आप जब तक करेंगे जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब अपन यहाँ से बैलेंस शीट के लिए बी प्रेस कर रहे हैं, तो आपको इसमें बता रहा है यहाँ पे फिक्स्ड असेट बता रहा है, कितने की बता रहा है? 75,000। फर्नीचर कितने का अपने पास? 75,000 का है अभी अपने पास। अब ये क्या है? अपनी संपत्ति है बिजनेस की। अब इस संपत्ति का आप लंबे टाइम तक यूज करेंगे। अपन ने फर्नीचर अपने बिजनेस में परचेज किया है, तो अपन इस फर्नीचर का लंबे टाइम तक यूज करेंगे। इसका यूज करने के बाद जब आप इसे सेल करेंगे, अपन ने जैसे माना इसे 1 साल या 2 साल तक आपने इसका यूज किया, उसके बाद आप इसे सेल करेंगे, तो अभी जो फर्नीचर आपने 75,000 में परचेज किया है, क्या ये फर्नीचर 1 साल बाद आपका 75,000 में जाएगा? नहीं जाएगा। 75 में नहीं जाएगा। जो फर्नीचर आज अपन ने 75,000 में परचेज किया है,
एक साल तक यूज करने के बाद ये फर्नीचर अपना 75,000 में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा क्यों? क्योंकि उसका लागत मूल्य कम हो जाएगा। तो वो क्या होता है? मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास की डेफिनेशन होती है, इंग्लिश में बोलते हैं मूल्य ह्रास को डेप्रिसिएशन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से उसके लागत मूल्य में किसी भी कारणवश आई हुई कमी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्थायी संपत्ति का निरंतर प्रयोग करने से उसके लागत मूल्य में किसी भी कारणवश आई हुई कमी को मूल्य ह्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप। ठीक है, अब आप देखेंगे जो संपत्ति आज अपन ने 75,000 की खरीदी है, अगर आप इसे 1 साल बाद यूज करने के बाद सेल करेंगे 75,000 में नहीं जाएगी, उसका जो कॉस्ट प्राइस से रेट है वो कम हो जाएगा। उसे आप क्या बोलते हैं? डेप। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे डेप की कैलकुलेशन करेंगे। इसे अपन मिनिमाइज करते हैं, इसे अपन यहाँ से मिनिमाइज कर देते हैं। आप इसमें ओपन करेंगे एक्सेल। अब अपन यहाँ पे डेप की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले आप यहाँ क्या डालेंगे? कॉस्ट प्राइस। आप यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, संपत्ति का लागत मूल्य। इतना समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इतने में कोई डाउट तो नहीं है आप लोग? अपन यहाँ डालेंगे कॉस्ट प्राइस, कितना है अपनी संपत्ति का लागत मूल्य? 75,000। ठीक है, फिर आपने यहाँ लिखेंगे गारंटी वारंटी, कितने टाइम की आपको गारंटी वारंटी उस पर मिल रही है। ठीक है, जैसे माना कि अपन से मिल रही है 2 साल की या 3 साल की, मान लेते हैं 3 साल की। आपने गारंटी वारंटी कितने साल की मिली अपन को? 3 साल की। फिर आप यहाँ लिखेंगे RV। RV का फुल फॉर्म होता है रेसिडियल वैल्यू, हिंदी में बोलते हैं अवशिष्ट मूल्य। अब आज आप जो संपत्ति 75,000 में खरीद रहे हैं, इसकी गारंटी वारंटी कितने साल है? 3 साल। 3 साल बाद ये संपत्ति कितने में चली जाएगी? वो क्या हो जाएगा? उसका रेसिडियल वैल्यू। जो संपत्ति 75,000 में खरीदी, गारंटी वारंटी कितने टाइम की है? 3 साल। 3 साल बाद ये संपत्ति कितने में चली जाएगी? जो इसका अमाउंट बचेगा वो क्या हो जाएगा? रेसिडियल वैल्यू, अवशिष्ट मूल्य। माना 3 साल बाद अपनी ये संपत्ति 50,000 में चली जाएगी, तो 50,000 क्या हो जाए? इसका अवशिष्ट मूल्य, रेसिडियल वैल्यू। इतना निकाल लेंगे, इतना कर लेंगे आप। इसके बाद अपन को इस पे निकालना है डेप। अपन यहाँ निकालेंगे पर डे डेप। 1 साल का डेप इस संपत्ति पे कितना लगेगा? पहले अपन निकाल रहे हैं 1 साल में इस संपत्ति पे कितना डेप लगेगा। तो आपको इसका फॉर्मूला लगाना है इक्वल रेसिडियल वैल्यू का सेल एड्रेस और डिवाइड कर देना है गारंटी वारंटी से। अच्छा सॉरी, पहले अपन निकालेंगे यहाँ पे पर ईयर डेप। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं रेसिडियल वैल्यू का सेल एड्रेस और डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी से। क्लियर? इतना एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर ईयर का डेप आ जाएगा। क्या करना है आपको? यहाँ पे अपन को पहले निकालना है 1 साल में इस संपत्ति पे कितना डेप लगेगा। तो आपको यहाँ पे इक्वल लाना है रेसिडियल वैल्यू का सेल एड्रेस और डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी। एंटर करेंगे तो पर ईयर का डेप यहाँ पे आ जाएगा। फिर अपन को यहाँ पे निकालना है पर मंथ डेप। 1 महीने में इस संपत्ति पे कितना डेप लगेगा? 1 साल तो निकाल लिया, 1 साल में कितना डेप लग रहा है ये। अब आपको निकालना है 1 महीने में इस संपत्ति पे कितना डेप लगेगा पर मंथ डेप। इसके लिए आपको इक्वल लाना है जो पर ईयर का डेप है इसका सेल एड्रेस और डिवाइड कर देना है आपको 12 से, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो डिवाइड आप इससे कर देंगे 12 से। एंटर करेंगे तो पर मंथ का डेप आ जाएगा। 1 साल से इतना है तो 1 महीने कितना हो जाएगा ये। फिर आपको यहाँ निकालना है पर डे डेप। अब इस संपत्ति पे पर डे के हिसाब से कितना डेप लगेगा? 1 साल में ये लग रहा है, 1 महीने में ये। अब आपको निकालना है पर डे डेप। इसके लिए आपने इक्वल लाया पर ईयर का सेल एड्रेस लेंगे, पर ईयर डेप का सेल एड्रेस, इसमें आप डिवाइड करेंगे 365, क्योंकि 1 साल में 365 दिन होते हैं।